कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के इकाई 1 और इकाई 1 में है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो रसायन है ये कक्षा 11वीं का एक आधार है कहना चाहिए। इसके पहले छोटे क्लासों में विज्ञान को एक पुस्तक पढ़ते थे, लेकिन अब जो है रसायन एक बृहद रूप हो गया है और इस बृहद रूप में हम अलग अलग पुस्तकों में पढ़ेंगे। और इस रसायन में 3 भाग होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात 11वीं कक्षा में ये पूरा तीनों खंड का पूरा पैकेज है जो इकाई 1 से 15 तक में बांटा गया है। तो इकाई 1 में हम आज पढ़ेंगे रसायन की मूल अवधारणाओं के बारे में। तो हम पहले रसायन के बारे में समझें। रसायन क्या है? तो हम ये कहते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के रासायनिक क्रियाएं, गुण, संगठन, प्रतिशत आदि का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान जो है इसमें हम पहला देखेंगे द्रव्य या मैटर। तो द्रव्य क्या है? तो हम देखते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है पूरा 2 चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा, एनर्जी। हर चीज़ में यदि हम उसको जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा दिखाई देती है या हमें प्राप्त होता है। तो कोई भी पदार्थ है उसका जो संगठन है 2 चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। तो द्रव्य क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड जो है में वह पदार्थ होते हैं जिसको हम अपनी आँखों से देखकर, छूकर, अनुभव करके, उसके गंध द्वारा, उसको सूंघकर, इन हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम पदार्थों का संकेत हमें प्राप्त करते हैं या हम उसको जान पाते हैं। ये सभी द्रव्य होते हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, सभी द्रव्य होते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, कापी, पुस्तक, मोटरसाइकिल, जितने भी हम एक सुई से लेकर बड़े बड़े यंत्र तक सभी एक द्रव्य होता है। द्रव्य जो है यहाँ पर उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण, और दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिकी वर्गीकरण। तो जो भौतिकी वर्गीकरण होता है ये होते हैं ठोस, द्रव और गैस रूप में। हमारे पास जितने भी पदार्थ होते हैं जो हम उसका उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, वो सभी पदार्थ इन 3 रूपों में पाया जाता है। जैसे ठोस में नमक है, शक्कर है, कापी, पुस्तक, पेन, कापी सभी ठोस हैं। द्रव में जैसे हम खासकर पीने का पानी लेते हैं और उसके साथ साथ कई प्रकार का जूस लेते हैं, वो सभी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। गैस जो प्रकृति में प्राप्त होता है, खासकर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये सभी जो गैसें हैं ये भौतिकी क्लासिफिकेशन में है। दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो हम ये देखें
शुद्ध पदार्थ को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, तत्व या यौगिक। तो जैसे हम कहते हैं कोई पदार्थ जो है असंख्य अनगिनत छोटे छोटे पदार्थों से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिस पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये जो है, या गैस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सभी जो तत्व हैं उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। या हम ये कहें तत्व को हम आगे देखें तो हम ये पाते हैं जो तत्व में आपका प्योर तत्व भी होता है और परमाणु होते हैं, अणु अवस्था पर भी होते हैं। परमाणु अवस्था पर जो जितने धातु हैं वो सब परमाणु अवस्था पर है और जो गैसें हैं वो अणु अवस्था पर होते हैं। लेकिन जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं जो 18 ग्रुप में रखा गया है वो परमाणु अवस्था पर होते हैं। वो सभी तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होते हैं। दूसरा होता है रूप होता है पदार्थ का शुद्ध रूप में यौगिक। तो यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो जो अधिक सब परमाणु जो हैं समान हो सकते हैं या परमाणु जो होते हैं वे आपका भिन्न परमाणु हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जल ये एक यौगिक है जिसमें दो अलग अलग परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे नमक, इसमें भी दो परमाणु है, सोडियम और क्लोरीन। तो इस प्रकार से ये जो यौगिक होते हैं और ये शुद्ध रूप होते हैं क्योंकि उसमें कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। इसी प्रकार से जो यौगिक होता है उसको फिर आगे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन वे होते हैं जिसमें धातुओं या उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, और जितने भी प्रकार के हम जो यौगिक देखते हैं अधिकतर, जैसे नमक है जो खाने का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा है, ये सभी यौगिक हैं जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने हैं। जैसे बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें 4 तत्व हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये 4 तत्व मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका धोने का सोडा है, सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3। तो इसमें 3 तत्व है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन। तो ये सभी जो हैं ये यौगिक हैं और इस प्रकार के यौगिक को हम बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए उसका दूसरा जो रूप होता है कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कार्बनिक रसायन है हम ये कह सकते हैं कार्बनिक रसायन की वह शाखा होती है जो कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी हम ये देखते हैं जो जीव जीवाश्म है या जीव है और वनस्पति यानी पादप, तो जितने भी प्रकार के जो पादप हैं, वनस्पति हैं, जैसे एक छोटे से पौधे से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक, ये सभी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, पादप के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जीव जंतु। तो जीव जंतु में भी इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जीव जो संसार में पाए जाते हैं और जो वनस्पति हैं उन सभियों में जो कार्बन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या कार्बन के यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भी उसी से बना हुआ है।
तो वो भी कार्बनिक यौगिकों का एक विशाल भंडार या स्रोत होता है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं इसका वर्गीकरण के बारे में। तो ये तो हो गया द्रव्य का वर्गीकरण। अब इसके बाद आता है जो कोई भी पदार्थ, जितने पदार्थ हमारे पास आसपास हैं, जिसको हम जानते हैं या जिसको हम देखते हैं, वे सभी पदार्थ एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने होते हैं। और ये जो अभिक्रियाएं हैं उसमें एक नियम से बने होते हैं, और उस नियम को हम यहाँ पर कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। अब जो है रासायनिक संयोग के नियम, तो रासायनिक संयोग के यहाँ पर 5 नियम हैं। तो 5 नियम जो है, जैसे पहला है जिसको बोल सकते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य के अविनाशता का नियम, जो पहला नियम है। और इस पहला नियम जो है इसको दिया था लियोजियस ने। दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम, या जिसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम होता है, इसको हम कहते हैं गुणित अनुपात के नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था 1803 में जॉन डाल्टन द्वारा। उसके बाद जो चौथा नियम है, जिसको हम व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं, जिसको दिया था जे.बी. रिचर द्वारा। चौथा नियम है, ये जो चारों नियम जो हैं ये द्रव्यमान से संबंधित नियम है। और जो 5वां नियम है ये गैस के आयतन से संबंधित नियम है। और इस प्रकार से रासायनिक संयोग के जो 5 नियम हैं, उन 5 नियम का हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। इसके मैं और एक मैसेज देना चाहता हूं सभी 11वीं के छात्र छात्राओं को कि वो वीडियो जो है बीच में ना बंद करें, वो अंत तक देखें, तभी वो आपके समझ में आएगा। तो इसलिए उनसे संदेश है कि जो वीडियो है वो बार बार देखें, समझ नहीं आता और समझे और नहीं आता तो मेरे जो मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जो है उसका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। तो उसके पहले कुछ और जो तत्वों के बारे में और एक और अन्य जानकारी बताता हूँ। और वो जानकारी है जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में 100 परमाणु क्रमांक 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर परमाणु क्रमांक 118 तत्वों तक यह जो खोज हो चुके हैं, इन 118 तत्वों को हम उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार से एक टेबल बनाकर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपको चित्र में सिर्फ पी ब्लॉक के तत्व दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले डी ब्लॉक और उसके पहले एस ब्लॉक और नीचे में जो 2 ग्रुप हैं वो ए ब्लॉक के तत्व हैं, जिसको हम 2 वीडियोस में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर 118 तत्वों में परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिख दो, इसीलिए परमाणु क्रमांक 1 से 118 तक, परमाणु क्रमांक 118 तक के जो तत्व हैं, उन तत्वों में अधिकतर जो तत्व होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो 118 तत्वों में से 105 तत्व जो है वो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। उसके बाद जो 2 तत्व है वो द्रव अवस्था में होते हैं। 2 तत्व हैं, तो द्रव अवस्था में कौन कौन से हैं? एक द्रव अवस्था में होता है यहाँ पर एक देख रहे हैं ब्रोमीन है द्रव अवस्था में, और इसके पहले आता है Hg मरकरी, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80।
और ये देख रहे हैं टेरिलियम 81 है। तो इसके पहले आता है 80 जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये मरकरी और ये ब्रोमीन, ये जो दो तत्व हैं जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद गैस अवस्था, तो गैस अवस्था में हम देखेंगे 11 जो तत्व हैं। तो 11 तत्व में जो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आपका है हीलियम, नियान, आर्गन, केप्टान, जेनान और रेडान। ये 6 गैसें जो अक्रिय गैसों के अंतर्गत आते हैं, 6 और हाइड्रोजन मिलाकर हो गया 7। 7 के बाद आता है 8, 9, 10 और 11 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये टोटल जो है 11 जो है तत्व गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, 2 द्रव अवस्था में और 105 जो है जो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। इसके बाद जो है विद्युत गुण के आधार पर धातु को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो जितने आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उन तत्वों में हम देखेंगे टोटल 118 है। तो 118 में 92 जो है धातु होता है, धातु प्रकृति से होता है। और धातु, अधातु और उपधातु का आप मतलब गुण का अध्ययन कर चुके हैं। धातु वे होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अधातु होते हैं वे होते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, कुचालक होता है मुख्य रूप से। और उपधातु जो होते हैं उन दोनों के उभयनिष्ठ होते हैं, अर्थात कुछ मात्रा में विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है, उपधातु होता है। तो यहाँ पर जो 18 जो अधातु हैं, तो 18 जो अधातु हैं जो कि अभी हम देख चुके हैं गैस के 11, ठीक है ना, गैस के 11 हैं। और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं बोरान है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये जो है अधातु के अंतर्गत आते हैं। उनको सब मिला देंगे, 11 में इनको मिला देंगे। उधर हाइड्रोजन अलग हो गया, ये जो हो गया धातु, 18 धातु हैं और उपधातु 7 हैं। तो उपधातु कौन कौन से देखिए, ये आपका बोरान है, देखिए 13 ग्रुप में 1 है, 14 ग्रुप में 2 है, 14 ग्रुप में 2 है मतलब सिलिकॉन है और जर्मेनियम। 13 ग्रुप में 1 बोरान उपधातु है, 14 ग्रुप में है कार्बन और जर्मेनियम, 15 ग्रुप में आर्सेनिक और एंटीमनी, और 16 ग्रुप में जो है ये आपका टेरिलियम और पोलोनियम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। जो 7 जो है ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो प्रकृति में जो उपलब्धता है या जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व। तो प्राकृतिक तत्व का मतलब होता है प्रकृति में हमें जो प्राप्त होने वाले जो तत्व होते हैं, और कृत्रिम का मतलब होता है जो तत्व मानव निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम तत्व होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर यानी हाइड्रोजन से लेकर जितने भी अधिकतर देखते हैं, और ये जो है यूरेनियम, यूरेनियम का नाम सब सुने हैं, सब जानते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है, और जिसका यूरेनियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु भार 235 भी होता है और 238 भी होता है। तो इस प्रकार के 2 समस्थानिक होते हैं, 235 और 229। और ये जो यूरेनियम है और हाइड्रोजन है, तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 92 तक के जो तत्व, ये सभी तत्व जो है प्राकृतिक में हमें प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा हमें मिलता है। दूसरा जो है नेपच्यून NP, जिसका परमाणु क्रमांक 93 है से लेकर परमाणु क्रमांक 118 तक। नेपच्यून से परमाणु क्रमांक 93 से लेकर 118 तक टोटल 26 तत्व होते हैं।
और इसमें जो है 92 तत्व होते हैं, 1 से 92 तक 92 तत्व है। तो प्रकृति में 1 से 92 टोटल 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और 26 तत्व जो है परमाणु क्रमांक 93 से लेकर 118 तक ये जो है जिसको हम कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित कहलाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं और ये जो तत्व है वो अस्थायी रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है आवर्त सारणी के कुछ तत्वों के बारे में जानकारी था। अब हम अगला हमारा चलता है कि रासायनिक संयोग के नियम। तो जो रासायनिक संयोग के जो नियम हैं, तो रासायनिक संयोग के जैसे मैं आपको 5 नियम वैसे बताया। पहला जो है आज हम पहला नियम को ही लेंगे और उसके बाद जो 4 नियम है उसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो जो पहला नियम है ये है द्रव्य के अविनाशता का नियम, क्या इसी को बोल सकते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम। तो द्रव्य के नाश नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम, ये जो नियम है इस नियम को 1789 में सन 1789 में लियोजिएर नामक वैज्ञानिक ने ये जो नियम दिया। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है। तो ये नियम कहता है कि किसी यौगिक के बनने में, मान लीजिए आपका कोई तत्व है या कोई यौगिक है जो आपस में क्रिया करता है, तो आपस में क्रिया करने के बाद जो नए पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ में और जो पहले का जो पदार्थ होता है उसमें उसके भार में कोई प्रकार का कमी या वृद्धि नहीं होता। अर्थात कोई पदार्थ का भार संरक्षित रहता है और इस नियम को हम बोलते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव्य का पदार्थ का यहाँ से मतलब है उसका द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं द्रव्य संरक्षण के नियम में कोई पदार्थ रासायनिक क्रिया के पूर्व और रासायनिक क्रिया के बाद में उसके द्रव्यमान संरक्षित रहता है, उसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्य संरक्षण का नियम को लैंगटोल्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने 15 वर्षों के कठिन मेहनत के बाद उन्होंने लैंगटोल्ड ने एक जो नियम दिया जिसको लैंगटोल्ड का प्रयोग। देखिए लैंगटोल्ड ने क्या प्रयोग किया, उन्होंने एक एच आकार की नली ले ली, ये देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, इसकी जो आकार है वो एच आकार का है, ये कांच का बना हुआ इस प्रकार से एच आकार का पात्र है। और उन्होंने क्या किया, एक साइड में उन्होंने भर दिया नमक का घोल, NaCl का विलयन। NaCl का विलयन मतलब नमक को जल में घोल कर यहाँ पर भर दिया। दूसरे भाग में उन्होंने भर दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का घोल या विलयन। देखिए लैंगटोल्ड ने क्या प्रयोग किया, उन्होंने एच आकार की इस प्रकार से नली ली और इस नली में एक नली में उन्होंने भर दिया नमक का घोल
और दूसरे नली में भर दिया उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। अब सावधानी पूर्वक इसको तौल लिया गया, उससे द्रव्यमान को नोट कर लिया। मान लीजिए इसका द्रव्यमान हो गया M1 ग्राम प्रयोग के पहले, प्रयोग के पूर्व। तो लैंगटोट ने क्या किया, प्रयोग के पूर्व उन्होंने सावधानी पूर्वक इसको तौल में तौल लिया गया। इसके बाद इस पात्र को उल्टा दिया, तो उल्टाने से यहाँ से विलयन इधर चले गए और यहाँ से विलयन इधर आ गए। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों विलयन आपस में मिल गए। अब मिल गए तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया AgNO3 प्लस NaCl, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में क्रिया कर लिया और क्रिया करके बनाया AgCl का अवक्षेप आ गया और ये हो गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोल सकते हैं व्हाइट PPT। तो जैसे ही हम सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के घोल में जैसे ही आप इस किया और क्रिया करने के बाद ये बना लिया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसका मतलब ये हुआ ये क्रिया कर लिया। अब क्रिया करने के यानी कि बाद या प्रयोग के बाद, तो प्रयोग के बाद इसका द्रव्यमान को नोट किया और ये पाया M2 ग्राम। अब निष्कर्ष में पता चला कि M1 ग्राम और M2 ग्राम आपस में बराबर थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अभिक्रिया क्रिया के पूर्व और क्रिया के बाद उसके भार में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता और इस प्रकार से जो नियम है, पहला नियम द्रव्य के अविनाशता का नियम या द्रव्य संरक्षण का जो नियम है, जो 1789 में लियोजियर ने दिया और ये नियम की पुष्टि होती है। लेकिन इस नियम की कुछ सीमाएं हैं जो आधुनिक अनुसंधान में खोज हुए। ये नियम तभी संभव है, द्रव्यमान तभी बराबर होता है जब कोई अभिक्रिया को प्रयोगशाला में कराया जाता है। लेकिन मान लीजिए आपका कोई अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा या बृहद मात्रा में ऊर्जा निकलते हैं, तो उस कंडीशन पर इसके भार में कमी आ जाती है। उस कंडीशन पर जो आइंस्टाइन का जो सूत्र है E बराबर mc², तो उस कंडीशन पर जैसे परमाणु बम जब विस्फोट होते हैं तो ऐसे कंडीशन पर या कोई ऐसे अभिक्रिया जिसमें धमाके के साथ बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, तो उस कंडीशन पर ऐसे अभिक्रियाओं के बाद उसके द्रव्यमान में कमी आती है। और द्रव्यमान में कमी आने के कारण इसका है कि कुछ जो है द्रव्यमान जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और ये ऊर्जा में परिवर्तित, जैसे मैं बताया, जो आइंस्टाइन का जो सूत्र है mc² E बराबर या डेल E बराबर mc², तो इस प्रकार से जो द्रव्य जो मान होता है या जो पदार्थों के जो भार में जो कमी आता है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर जो C है पदार्थ द्रव्यमान है, M जो है द्रव्यमान है और C जो है प्रकाश का वेग है और E जो है ऊर्जा जो निकलती है। और इस प्रकार से मतलब ये अभिक्रियाएं सबके लिए लागू नहीं हो सकता, ये सिर्फ प्रायोगिक स्थिति पर संभव है।